Hey guys, welcome to my channel. My name is आतिफ इकबाल और पता नहीं मुझे इतनी खांसी क्यों हो रही है। मुझे कोविड नहीं है। कोविड हुआ था मुझे इवन आफ्टर वैक्सीनेशन, वो ठीक हो गया। बट नाउ आई एम नॉट कोविड पॉजिटिव। आई एम जस्ट होपिंग कि ना हो, ना आप लोग हो। आज हम रिएक्शन देने वाले हैं एक ऐसी वीडियो पे जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है। वो है कि रशिया ने जो यूक्रेन पे अटैक किया हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। मैंने कल ही एक लाइव डिबेट किया था अपने चैनल पे 4-5 घंटे का। काफ़ी एक्सपर्ट लोग आके, जिनकी नॉलेज हम आम आदमी से बहुत ज़्यादा थी, उन्होंने उस टॉपिक पे अपनी रोशनी रखी थी। बहुत ही मज़ा आया था। आप जाके उसको देख सकते हैं। चल के हम एक वीडियो है ध्रुव राठी की, जिन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन करा है। चल के वो देखते हैं। लेट्स सी, क्या पता मुझे भी थोड़ा बहुत कुछ समझने को मिल जाए, आपको भी। तो चले फिर इस वीडियो पे हम रिएक्शन देते हैं। और अगर आप पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल देख के थक चुके हैं, जो कि मैं भी बहुत थक चुका था अपने टाइम पे। मैं जब भी अपने यूट्यूब पे जाके मैं कभी कभी वीडियो देखने की कोशिश करता था कि लेट्स वॉच सम रिएक्शन वीडियो। और आप यकीन मानो, मुझे बिल्कुल स्क्रॉल करना पड़ता था इंडियन रिएक्शन देखने के लिए। पूरी रिएक्शन सर्च लिस्ट पाकिस्तानियों से भरी पड़ी थी। और उसके बाद जो थोड़ी कसर रह गई थी वो अंग्रेज़ों की भरी पड़ी थी। अंग्रेज़, काले, गोरे। और मैं अपना सर पीटता था कि मतलब जिनको समझ में नहीं आ रही है क्या बात हो रही है, वो लोग रिएक्शन दे रहे हैं। उनको कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, बट दे जस्ट गिविंग रिएक्शन। और पाकिस्तानी लोग, उनका तो एक बिल्कुल ब्लैंक फेस होता है पूरे वीडियो में, वो रिएक्शन दे रहे हैं। तो मैं सच थक गया था। तो मैंने देखा इंडियन रिएक्शन चैनल बहुत कम है, मतलब ना के बराबर है यार, ना के बराबर। बहुत अजीब है। आई थिंक इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि शायद हम उन्हें सपोर्ट नहीं करते। आप मुझे सपोर्ट नहीं करना चाहते हो, वो एक अलग बात है। पर हमारी देश की एक बहुत सी महिलाएं, जो कि इन्होंने काफ़ी चैनल बनाया था जिनका नाम है अनइरेज क्लू, और ये काफ़ी अच्छी रिएक्शन वीडियो देती हैं। मैंने देखा कि काफ़ी टाइम से वीडियो बना रही हैं, उनको वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है। मैं चाहता हूँ कि मैं उन्हें सपोर्ट करूँ, और आप भी जाके उनको सपोर्ट कीजिए। ऑलराइट, तो चले फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि आखिर ध्रुव भाई क्या कहना चाह रहे हैं इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट, 3, 2, 1 गो। नमस्कार दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के बीच में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। रशिया ने अपने सोल्जर्स और टैंक्स को भेज दिया है यूक्रेन के सेपरेटिस्ट एरियाज में पीस कीपिंग के नाम पर। यूक्रेन के सिविलियंस को, आम जनता को ट्रेनिंग दी जा रही है हथियारों की, क्योंकि खतरा यह है कि अब जंग किसी भी वक्त छिड़ सकती है। आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो मैंने 23 फरवरी की रात को शूट किया था और आज 24 फरवरी को जंग ऑलरेडी शुरू हो गई। Gunfire and explosions have been heard here and in the second city of Kharkiv shortly after the Russian President Vladimir Putin announced the move in an unscheduled TV address. He said that Russia would bring in troops. He told Ukrainian troops to lay down arms and go home. Any attempt to interfere with this Russian action would lead to, quote, consequences they have never seen. After Russian troops were told to lay down their arms, social media became a window into the new reality, showing the impacts of what appeared to be missiles being launched into Ukraine. हालात तो पिछले कई महीनों से खराब चल रहे थे। 10 नवंबर 2021 को पहली बार यह खबर आई थी कि रशिया ने अपने मिलिट्री सोल्जर्स को यूक्रेन के बॉर्डर पर तैनात करना शुरू कर दिया है। 28 नवंबर तक यह चीज क्लियर हो चुकी थी कि रशिया के करीब 1 लाख से ज्यादा ट्रूप्स यूक्रेन के बॉर्डर पर मौजूद हैं और मिड जनवरी से लेकर अर्ली फरवरी के बीच में ये कभी भी हमला कर सकते हैं। दिसंबर तक यूएस इंटेलिजेंस को खबर पहुंच चुकी थी। तभी यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने धमकी दी रशियन अथॉरिटीज को। कहा कि अगर यूक्रेन पर इन्वेजन किया जाएगा किसी भी तरह का, तो बहुत सख्त जवाब मिलेगा उसका। He told President Putin directly that if Russia further invades Ukraine, the United States and our European allies would respond with strong economic measures. फिर यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसीज का कहना था कि 16 फरवरी वो दिन होगा जिस दिन रशिया हमला बोलेगा यूक्रेन पर। लेकिन 16 फरवरी आया और कुछ भी नहीं हुआ। इस चीज का काफी मजाक बनाया रशियन अथॉरिटीज ने, ये कहकर कि अमेरिका तो कुछ भी बोलते रहता है, कुछ भी नहीं करने जा रहे थे, ये अमेरिका का नाटक था बस। एक दिन बाद खबर फैलती है कि रशिया ने एक्चुअली में अपने सोल्जर्स को वापस लेना शुरू कर दिया है। रशिया डी एस्केलेट कर रहा है, लेकिन ये खबर फेक निकलती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक्चुअली में चाइना ने रशिया पर प्रेशर डाला था कि रशिया बीजिंग ओलंपिक्स खत्म होने तक का इंतजार करे। चाइना नहीं चाहता कि कुछ भी हमला यहां पर बोला जाए और
बीजिंग ओलंपिक्स में उससे कोई इंटरप्शन हो, उसकी इमेज नहीं खराब होनी चाहिए। सुनने में काफी अजीब सी थ्योरी, लेकिन 20 फरवरी बीजिंग ओलंपिक्स का आखिरी दिन होता है और अगले ही दिन 21 फरवरी को पुतिन की तरफ से ये टेलीविजन पर एड्रेस आता है। पुतिन पूरी दुनिया को ऐलान करते हुए कहते हैं कि ईस्टर्न यूक्रेन में 2 सेपरेटिस्ट एरियाज हैं। अब वो उन सेपरेटिस्ट एरियाज को इंडिपेंडेंट कंट्रीज की तरह रिकॉग्नाइज करते हैं। After a day of lashing out at NATO, Putin made an explosive announcement on state television. I think it is necessary to make a long overdue decision to immediately recognize the independence and sovereignty of the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic. इन 2 रीजन्स का नाम है डोनेट्स्क और लुहांस्क। आइए नक्शे पर एक नजर डालते हैं। यूक्रेन की जो एक्चुअल बाउंड्री है यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग वो कुछ ऐसी है, बाहर से चारों तरफ। ईस्टर्न यूक्रेन में ये 2 रीजन्स हैं, डोनेट्स्क और लुहांस्क। अब खास बात यह है कि डोनेट्स्क और लुहांस्क का कुछ एरिया एक्चुअली में सेपरेटिस्ट कंट्रोल्ड है, यानी यूक्रेन सरकार के कंट्रोल में नहीं है। ये एरिया रशिया के बॉर्डर पर है और एक्चुअली में इसे रशियन ऑक्यूपाइड कहा जाता है। अब यहाँ पर पूरी हिस्ट्री में मैं नहीं जाऊंगा, इसकी बात मैंने पुराने रशिया यूक्रेन वाले वीडियो में डिटेल में करी थी। उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं, अगर आप देखना चाहें तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन 2014 में मैंने बताया था, वो साल था जब क्रीमिया को ऑक्यूपाई किया गया था रशिया के द्वारा। ये वही साल था जिस साल डोनेट्स्क और लुहांस्क के एरियाज को यूक्रेन से तोड़कर अलग कर दिया गया था। रशिया ने वहां पर सेपरेटिस्ट को सपोर्ट किया था, अपनी मिलिट्री भेजी थी और जो जंग छिड़ी वहां पर, उसके बाद एक नई बाउंड्री लाइन सी ड्रॉ हो गई। इन सेपरेटिस्ट कंट्रोल्ड एरियाज में डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक और लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक, इन दोनों सेपरेटिस्ट लोगों ने अपनी नई कंट्री का ऐलान किया। ये करते वक्त एक अनऑफिशियल रेफरेंडम बुलाया गया था इन एरियाज में। उसके बाद से रशिया ने इन 2 सेपरेटिस्ट एरियाज की कई तरीकों से मदद करने की कोशिश करी है। मिलिट्री सपोर्ट देकर, फाइनेंशियल सपोर्ट देकर, कोविड वैक्सीन प्रोवाइड करी इन्हें, और यहाँ रहने वाले करीब 8 लाख लोगों को रशियन पासपोर्ट्स भी प्रोवाइड कर दिए गए रशिया के द्वारा। इन एरियाज में लड़ाई खत्म करने के लिए और शांति बनाने के लिए 2015 में एक मिन्स्क एग्रीमेंट साइन किया गया था, जिसके तहत यूक्रेन को इन रीजन्स को स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करना था, एक सर्टेन डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी देनी थी, वहां की सरकार को एक्नॉलेज करना था, और ये कहा गया था कि अब कोई लड़ाई नहीं होगी, यहाँ पर कोई हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और जो भी फॉरेन प्रेजेंस है इस एरिया के अंदर वो हटा दी जाए। अब क्योंकि पुतिन ने कहा कि रशिया अब उन एरियाज को इंडिपेंडेंट कंट्रीज की तरह कंसिडर करता है और अब पुतिन ने अपनी आर्मी भी भेज दी है उन एरियाज के अंदर, तो इसलिए अब इसे इन्वेजन बताया जा रहा है। पुतिन ने मिन्स्क एग्रीमेंट को नल एंड वॉइड कर दिया है और अब खतरा यह है कि पुतिन सिर्फ यहां तक रुकेगा नहीं। यूरोपियन देशों को और यूएसए को डर है कि अब पुतिन एक्चुअली में पूरे यूक्रेन देश पर कब्जा जमाने की कोशिश में है। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पर पॉइंट आउट करना चाहूंगा, जब से सोवियत यूनियन टूटा है, रशिया हर 6-7 साल बाद यही चीजें करता आ रहा है अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ। 2014 में रशिया ने क्रीमिया को ऑक्यूपाई किया। इससे पहले 2008 में जॉर्जिया के कुछ एरियाज को रशिया ने ऑक्यूपाई किया। इस नक्शे पर देखिए, अबखाजिया और साउथ ओसेटिया का जो रीजन है वो एक्चुअली रशियन ऑक्यूपेशन के अंडर है। करीब 20% जॉर्जिया का देश एक्चुअली में रशियन ऑक्यूपेशन के अंडर है। इसके बाद मोल्डोवा एक देश है ईस्टर्न यूरोप में, जिसका एक पूरा हिस्सा ईस्टर्न साइड पर लाई करने वाला सेपरेटिस्ट एरिया है, जिसका नाम है ट्रांसनिस्ट्रिया, जहां रहने वाले सेपरेटिस्ट अपने आप को एक नए देश की तरह मानते हैं और एक्चुअली में वो रशिया से रीयूनिफाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी रशियन इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है इस ट्रांसनिस्ट्रिया एरिया में भी। और अब आप अगर नक्शा देखोगे कि रशिया ने अपनी आर्मी को, अपने सोल्जर्स को कहां डिप्लॉय किया है। इस मैप में जो रेड सर्कल्स हैं वो तो परमानेंट सेटलमेंट्स थी, चलो उन्हें जाने दो, लेकिन जो ब्लैक डॉट्स आप इस मैप पे देख रहे हो वो नए ट्रूप्स हैं जो लाए गए हैं पिछले कुछ महीनों में। तो रशिया ने यूक्रेन देश को तीनों डायरेक्शन से घेर लिया है और रशियन सोल्जर्स ना सिर्फ रशिया में मौजूद हैं बल्कि क्रीमिया में भी और ट्रांसनिस्ट्रिया के एरिया में भी और बेलारूस में भी। बेलारूस का डिक्टेटर भी रशिया के इन्फ्लुएंस के अंडर आता है और बेलारूस पर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था। बेलारूस में एक डिक्टेटर है जो बहुत ही इनफेमस है। तो इस सब का नतीजा ये कि बाकी दुनिया को अब डर है कि रशिया किसी भी वक्त अपनी आर्मी मूव इन कर सकता है और पूरे यूक्रेन देश पर हमला बोल सकता है। कितना एरिया अब रशिया ऑक्यूपाई करना चाहेगा ये कोई नहीं जानता। कुछ लोगों को लगता है कि सिर्फ नीचे की ये स्ट्रिप ट्रांसनिस्ट्रिया से लेकर लुहांस और डोनेट्स्क तक रशिया कब्जाएगा। कुछ लोगों को लगता है कि रशिया यूक्रेन की राजधानी कीव तक पहुंच जाएगा और पूरे देश को ही खत्म कर डालेगा। अब रशिया को यह करता देख बाकी दुनिया के पास मोटे मोटे तौर पर 3 ऑप्शंस हैं। पहला तो ये कि हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे, कुछ ना करे,
लेकिन फिर खतरा यह है कि आज रशिया को अगर यूक्रेन ऑक्यूपाई करने दिया जाए तो कल को रशिया बोलेगा कि मैं तो कजाकिस्तान भी वापस चाहता हूं, मंगोलिया देश भी वापस चाहता हूं, स्लोवाकिया भी, क्रोएशिया भी, सबको इन्वेड करके वो बड़ा बनता रहे और इस तरीके से इंपीरियलिज्म को नहीं रोका गया तो किसी ना किसी दिन हमारे ऊपर भी आकर हमला होगा। दूसरा ऑप्शन ये कि बाकी देश अपनी मिलिट्री का इस्तेमाल करें और रशिया जो करने लग रहा है वहां पर अपनी आर्मी भेज दें और लिटरली रशियन फोर्सेस के साथ लड़ाई करके उन्हें रोका जाए। लेकिन ये ऑप्शन भी अच्छा नहीं है क्योंकि ये करने का मतलब है लिटरली एक वर्ल्ड वॉर डिक्लेयर कर देना और ज्यादातर देश थैंकफुली आज के दिन लड़ाई नहीं करना चाहते, जंग पर नहीं जाना चाहते क्योंकि उससे बस खून खराबा होता है, लोगों की जानें जाती है, कुछ भी अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं होता। नेटो ने अपनी मिलिट्री को डिप्लॉय जरूर किया है, 5000 नेटो ट्रूप्स पोलैंड में डिप्लॉय किए गए हैं, 4000 भेजे जा सकते हैं रोमेनिया, बुल्गारिया, हंगरी, स्लोवाकिया के देशों में, लेकिन ये सब नेटो के देश हैं। यूक्रेन अभी नेटो का हिस्सा नहीं है तो यूक्रेन पर चाहे हमला भी कर दिया जाए, चांसेस यही है कि नेटो उसमें बीच में नहीं आएगा, अपनी मिलिट्री वाइज सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करेगा यूक्रेन को। हाँ, ये जरूर है कि नेटो ने और तरीकों से मदद करने की कोशिश करी है यूक्रेन की, हथियार प्रोवाइड करके, एडवांस्ड वेपनरी प्रोवाइड करके, उन्हें फाइनेंशियल हेल्प देके, कहीं पर हेलमेट्स दिए गए उन्हें, लेकिन अपने सोल्जर्स नहीं भेज रहा कोई और देश यूक्रेन के बिहाफ पर फाइट करने के लिए। तो देखा जाए अगर हमला होता है यूक्रेन के ऊपर, यूक्रेन के लोग यहाँ पर अकेले हैं और यूक्रेन की अगर मिलिट्री स्ट्रेंथ देखी जाए रशिया के अगेंस्ट तो बहुत कमजोर पड़ जाती है। अब इस चार्ट में देख सकते हैं रशिया के पास 4 गुना से भी ज्यादा एक्टिव सोल्जर्स हैं, 15 गुना ज्यादा फाइटर जेट्स हैं यूक्रेन के कंपैरिजन में, 5 गुना ज्यादा टैंक्स हैं और इसीलिए यूक्रेन अपने 2.5 लाख से ज्यादा रिजर्व फोर्स को डिप्लॉय करने की बात कर रहा है और अपने सिविलियंस को ट्रेनिंग देने लग रहा है। यानी यूक्रेन की आम जनता वो भी इस खतरे को पहचान रही है और अपने देश को एक इन्वेजन से बचाने के लिए खड़ी हो रही है सामने। इन वीडियोस में आप क्लियरली देख सकते हो कि अगर रशिया यूक्रेन को इन्वेड कर देता है तो यूक्रेनियन लोग इतनी आसानी से हाथ खड़े करने वाले नहीं है, वो आखिर तक लड़ने को राजी हैं। Я здесь, потому что у меня молодая жена и 2 детей. Это моя страна, и я готов ее защищать. Are you scared for your family? You're all going to die someday, and the thing you can do is you can live your life in dignity. We here in Ukraine, every single day, we are preparing for fight. We are preparing to defend ourselves. यूएस के एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर एक ऑल आउट वॉर होती है तो 50,000 से ज्यादा सिविलियंस मारे जा सकते हैं, हजारों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ेंगे, यूरोप में एक और रेफ्यूजी क्राइसिस हो जाएगी और यूक्रेन देश की हालत शायद वैसी बन जाएगी जैसी सीरिया की हालत है आज के दिन। इस पॉइंट में एक और रीजन है जो मैं बताना भूल गया, रशिया ने लिटरली बाकी देशों को धमकी दी है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स का इस्तेमाल करेंगे अगर कोई और देश इंटरफेयर करने आया तो यहाँ तो बाकी दुनिया के पास और क्या ऑप्शन बचा यहाँ पर? तीसरा ऑप्शन है इकोनॉमिक सैंक्शंस, जो कि लग रही है। रशिया को यहाँ पर आइसोलेट करने की कोशिश करी जाए, इकोनॉमिकली हमला करने की कोशिश करी जाए, उनके पैसे पर हमला किया जाए। I'm announcing the first tranche of sanctions. These sanctions are a major step, and we hold further sanctions at readiness to be deployed. The U.S. and its allies coordinated a first round of sanctions against Russia over its troop deployment to breakaway regions of Ukraine. यूएस, यूरोप, कनाडा, जापान, कई देशों ने रशिया के खिलाफ इकोनॉमिक सैंक्शंस ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिए हैं और ये कहा है कि अगर रशिया ने कोई भी और कदम उठाया इन्वेजन की ओर तो और भी ज्यादा इकोनॉमिक सैंक्शंस डिक्लेयर किए जाएंगे। हमला यहाँ पर किया गया है पहले रशियन बैंक्स पर और रशियन बिलियनियर्स पर, क्योंकि बहुत से देश जानते हैं कि पुतिन अपने आप से कोई इतना बड़ा डिक्टेटर नहीं है। पुतिन भी रशियन ओलिगार्क्स यानी रशियन बिलियनियर्स के इन्फ्लुएंस के अंदर आता है, उनसे प्रभावित होता है। यूके ने 5 रशियन बैंक्स को टारगेट किया है, यूनाइटेड नेशंस ने भी इस चीज को कंडेम किया है और शायद से सबसे मुश्किल जो इकोनॉमिक सैंक्शन था वो जर्मनी की तरफ से आया। जर्मनी ने नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन की सर्टिफिकेशन को रोक दिया है। ये एक बहुत बड़ा कदम है क्योंकि जर्मनी की 50% से ज्यादा गैस सप्लाई रशिया से आती है और ऐसा कदम उठाने का मतलब है कि जर्मनी अपनी ही गैस सप्लाई को इंटरप्ट करने लग रहा है, यानी जर्मनी के अंदर गैस के प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ जाएंगे। इकोनॉमिक सैंक्शंस के बारे में यही बात होती है दोस्तों कि जब दूसरे किसी देश को आइसोलेट करने की कोशिश की जाती है, इकोनॉमिकली हमला करने की कोशिश की जाती है तो अपने देश पर भी बहुत असर पड़ता है। सही बात यही पर आ जाती है कि कौन सा देश
कितना नेगेटिव असर अपनी इकोनॉमी पर सह सकता है दूसरे देश को सबक सिखाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज के दिन इंडिया कहता है कि सारा मेड इन चाइना सामान बैंड है इंडिया के अंदर, तो इंडियन इकोनॉमी को उससे बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ेगा एज कम्पेयर टू चाइनीज इकोनॉमी। तो उस सेंस में इकोनॉमिक सैंक्शन लगाना बहुत ही मुश्किल होगा इंडिया के लिए चाइना पर। अब वैसे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का क्या रोल है यहाँ पर पूरे इस रशिया और यूक्रेन की क्राइसिस के बीच में, इंडिया पर इसका क्या असर पड़ेगा और इंडिया को यहाँ पर क्या कदम उठाने चाहिए, इसकी बात करने के लिए आगे के वीडियो में होंगे मोहक मंगल। शायद आप इन्हें जानते ही होंगे सोच यूट्यूब चैनल से। ये इंडिया का रोल अब एक्सप्लेन करेंगे इस कॉन्टेक्स्ट। इंडियन सरकार ने कहा है कि रशिया और यूक्रेन के मुद्दे के ऊपर वो बहुत ही कंसर्न्ड है। The escalation of tension along the border of Ukraine with the Russian Federation is a matter of deep concern. अब अगर आप इंडियन गवर्नमेंट की स्टेटमेंट को गौर से देखोगे, आपको दिखेगा कि इंडियन गवर्नमेंट ये नहीं बोल रही कि जो रशिया कर रहा है वो बहुत ही गलत बात है, क्योंकि इंडिया खुद कई चीजों के लिए रशिया पर बहुत डिपेंडेंट है। और इस चीज को गहराई से समझने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर की वजह से इंडिया पर इम्पैक्ट होगा क्या। और इस इम्पैक्ट को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है: इमीडिएट, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। इंडियन सरकार का इमीडिएट चैलेंज है कि वो इंडियंस जो यूक्रेन में हैं उनकी सेफ्टी इंश्योर करना। अनुमान के हिसाब से यूक्रेन में करीब 25,000 इंडियंस हैं, जिनमें से करीब 20,000 इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो मेडिसिन और इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं यूक्रेनियन यूनिवर्सिटीज में। अब यूक्रेन और रशिया के बीच सिचुएशन इतनी जल्दी से बदल रही है जिसकी वजह से कई इंडियंस जो यूक्रेन में हैं और उनके परिवार जो इंडिया में, बहुत ही चिंतित है इसके बारे में। जैसे हिमांशु धूरिया ने एक ट्वीट करते हुए बताया कि उनको खुद अरेंजमेंट्स करने पड़े अपने बच्चों की फ्लाइट्स के लिए, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट से कोई डायरेक्शन नहीं आया था। ये सच बात है। इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी इवैक्यूएशन स्टार्ट कर दी है। यूक्रेन में इंडियन एम्बेसी ने एक एडवाइजरी भी जारी करी कि इंडियन नेशनल्स को यूक्रेन छोड़ देना चाहिए अगर उनका रहना एसेंशियल नहीं है तो। क्या हो रहा है यार? देखो वहाँ आग दिख रही है। सच्ची में हो रहा है? हाँ देखो 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 देखो। जो मीडियम टर्म कंसर्न्स है इंडियन गवर्नमेंट की, वो है इकोनॉमी के बारे में और स्पेसिफिकली पेट्रोल के दाम। इंडियन गवर्नमेंट के लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे ने एस्टिमेट किया था पेट्रोल के प्राइसेस करीब 70 से 65 डॉलर पर बैरल होंगे इस साल के दौरान, पर कुछ घंटे पहले ये प्राइसेस करीब 100 डॉलर पर बैरल हो गए थे, सितंबर 2014 से हाईएस्ट। मेनली क्योंकि लोगों के बीच डर है कि रशिया के ऑयल प्रोडक्शन और सप्लाई पर एक गहरा असर पड़ेगा इस रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। वैसे रशिया दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है और ऑलमोस्ट 13% ग्लोबल क्रूड ऑयल रशिया से ही आता है। ये सिचुएशन और बुरी हो सकती है अगर यूएस और यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज सैंक्शंस लगा देती हैं रशियन ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन पर। और हमें पता है कि अगर ऑयल की ग्लोबल सप्लाई गिरेगी तो उसके दाम भी बढ़ेंगे पूरी दुनिया में, इंक्लूडिंग इंडिया में, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट सारी ही इंडियंस की जिंदगी पर एक भारी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इंडिया ऑलमोस्ट 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है अपने लिए। और क्षितिज पुरोहित जो एक रिसर्चर है इस मुद्दे पर, वो कहते हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ने की वजह से महंगाई बढ़ सकती है इंडिया में, क्योंकि सारी चीजों की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में बढ़ोतरी होगी और इसकी वजह से इंडियन सरकार की बजटिंग पर भी एक गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि अगर पेट्रोल और ऑयल के दाम बढ़ेंगे तो इंडियन गवर्नमेंट को ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे एलपीजी और केरोसिन की सब्सिडीज के लिए। अब लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पर आते हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि इंडिया के लिए रशिया की आलोचना करना इतना मुश्किल क्यों है। एक तरफ है कि इंडिया अपनी मिलिट्री सप्लाईज के लिए बहुत डिपेंडेंट है रशिया पर। रोशन किशोर की एनालिसिस के हिसाब से 2016 और 2020 के बीच करीब 50% इंडियन आर्म्स इंपोर्ट्स रशिया से होते हैं। कुछ एस्टिमेट्स के हिसाब से इंडियन मिलिट्री के करीब 50 से 80% इक्विपमेंट रशियन ओरिजिन के ही है। और ये जो पार्टनरशिप है इंडिया और रशिया के बीच, ये और बढ़ रही है। ये बस पार्टनरशिप ऐसी नहीं है कि रशिया आर्म्स सप्लाईज बेच रहा है और इंडिया खरीद रहा है, बल्कि अब ये दोनों देश जॉइंटली रिसर्च और डेवलप भी कर रहे हैं आर्म्स सप्लाईज को। जैसे ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल एक उदाहरण है इस चीज का, जो एक जॉइंट वेंचर था इंडिया और रशिया के बीच। फिलीपीन को दिया है। जो नाम है ब्रह्मोस का, वो 2 नदियों के नाम से बना है, इंडिया की ब्रह्मपुत्र और रशिया की मॉस्को। पर कुछ घंटे पहले ही प्रेसिडेंट बाइडेन ने अनाउंस किया कि वो उन रशियन कंपनीज पर सैंक्शंस लगा रहे हैं जिनके मिलिट्री टाइज है, जिसका इंडिया की मिलिट्री पर एक असर पड़ सकता है। गुरजीत सिंह जो जर्मनी के लिए इंडिया के फॉर्मर एम्बेसडर थे, उन्होंने कहा कि इन सैंक्शंस की वजह से इंडिया को डिफेंस सप्लाईज के चलते बहुत मुश्किलें आ सकती हैं। अब ऐसे सैंक्शंस किसी देश पर पहली बार नहीं लगे, पहले यूएस ने ईरान पर भी सैंक्शंस लगाए थे, पर इंडिया नेगोशिएट कर पाता था क्योंकि इंडिया को पता है कि चाइना को काउंटर करना है यूएस को, तो उनको इंडिया की मदद मांगनी ही होगी। पर ये सिचुएशन बहुत ही यूनिक है। पहले किसी देश ने एक दूसरी कंट्री को इन्वेड नहीं किया,
तो क्या इंडिया नेगोशिएट कर पाएगा यूएस से? और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मुद्दा इतना जरूरी क्यों है इंडिया के लिए। वो है इंडिया चाइना बॉर्डर क्राइसिस। भारत के लिए चिंता वाली बात है कि जिस तरह से जो सीमा पर जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो चीनी सैनिकों का जमोड़ा है। Intrusion by Chinese troops led to clashes between troops of both the countries. Indian army foiled the attempt which happened 3 days back. जो इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर में तनाव है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, और इस तनाव के चलते लास्ट चीज जो इंडिया चाहेगा वो है कि उनकी मिलिट्री सप्लाईज भी अनसर्टेन हो जाए। तो एक तरफ है इंडिया की मिलिट्री डिपेंडेंस रशिया पर, और दूसरी तरफ है बढ़ते क्लोज रिलेशनशिप्स चाइना और रशिया के बीच। चाइना रशिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, और ये रिलेशनशिप समझना इतना मुश्किल नहीं है। हम सब ने कहावत सुनी होगी कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और वही हो रहा है रशिया और चाइना के बीच। दोनों ही देश यूएस और यूरोप के खिलाफ है, और इसी वजह से एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करना उनके ही इंटरेस्ट में है। रशिया को पता है कि जहां यूएस और यूरोप उन पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा देंगे, पर चाइना ऐसा उनके लिए नहीं करेगा। और इंडिया को डर है कि एक बढ़ती रशिया और चाइना की पार्टनरशिप इंडिया के लिए डेंजरस हो सकती है। पर ये जो डर है कोई फालतू नहीं है, बल्कि जस्टिफाइड भी है, क्योंकि हिस्टोरिकल एविडेंस है कि कई बार रशिया ने चाइना को सपोर्ट किया है और ना कि इंडिया को। जैसे 1962 वॉर के दौरान तन्वी मदन, जो एक फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट है, उन्होंने अपनी बुक में लिखा था कि कैसे निकिता क्रूशेव, जो सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट थे 1960s के दौरान, उन्होंने चाइना को इंडिया चाइना वॉर के दौरान बताया कि सोवियत यूनियन अपने चाइनीज ब्रदर्स को सपोर्ट करेगा और ना कि इंडियन फ्रेंड्स। What the hell? ने तो इनफैक्ट मिग एयरक्राफ्ट की डिलीवरी भी डिले कर दी थी इंडिया को। इसीलिए इंडिया को डर है कि अगर इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट होता है तो क्या रशिया इंडिया को सपोर्ट करेगा भी? अब आप में से कुछ पूछोगे कि अगर इंडिया रशिया पर डिपेंडेंट है तो रशिया भी तो इंडिया पर डिपेंडेंट बिल्कुल। है, क्योंकि रशिया के 25% डिफेंस एक्सपोर्ट्स इंडिया में आते हैं। पर तन्वी मदन कहती है कि व्लादिमीर पुतिन ऐसे इंसान है जो खुद भुगतने के लिए तैयार हो जाते हैं अगर कुछ उनको चाहिए तो। अब ये रशिया यूक्रेन वॉर को ही देख लीजिए। मोस्ट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इससे रशिया को नुकसान ही होगा अगर वो फुल स्केल इन्वेजन कर देते हैं, पर व्लादिमीर पुतिन तो ये फिर भी कर रहे हैं। तो क्या गारंटी है कि एक इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट के दौरान रशिया मिलिट्री सप्लाईज रोक नहीं देता इंडिया को? चाइना और रशिया के एक दूसरे के करीब होने के पीछे एक और प्रूफ मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, बीजिंग ओलंपिक्स वाली जो चीज थी। लेकिन अब एक और पॉइंट पर मैं फोकस करना चाहूंगा। यहाँ पर रशिया की आम जनता का क्या वो लोग इस इन्वेजन को सपोर्ट करते हैं? इसका जवाब काफी उदास कर देने वाला है, क्योंकि रशिया के टीवी चैनल्स प्रोपेगेंडा से भरे हुए हैं और अपने ही लोगों को ब्रेन वॉश करते हैं इमेजिनरी कहानियां सुनाकर। रशियन न्यूज़पेपर्स और मीडिया चैनल्स की माने तो एक्चुअली में यूक्रेन वो देश है जो एक्चुअली में लड़ाई करना चाहता है, जंग छेड़ना चाहता है उन सेपरेटिस्ट एरियाज पर, और रशिया यहां पर उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा है। मैंने आपको वीडियो की पहली लाइन में बोला था कि रशिया ने जो ट्रूप्स भेजे हैं उन सेपरेटिस्ट एरियाज में वो पीस कीपिंग के नाम पर भेजे हैं। पुतिन कहता है अपनी जनता से कि हम जो कर रहे हैं वो शांति बनाए रखने के लिए कर रहे हैं। ये नेटो है और यूक्रेन वाले हैं जो जंग छेड़ना चाह रहे हैं, लड़ाई कराने की कोशिश कर रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर रशियन जनता से जब पूछा गया कि उनकी क्या राय है तो उनका भी यही मानना है। हालांकि वो जंग नहीं चाहते, लेकिन उनको लगता है कि यहाँ पर भड़काने का काम यूक्रेन करने लग रहा है, यूक्रेन के सोल्जर्स करने लग रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। I know for sure that we have never taken any aggressive actions. Never. Russia is only defending itself. Ukraine has always been a traitorous country, always. They've always betrayed everyone. NATO does whatever it wants there. CNN के ओपिनियन पोल के अकॉर्डिंग 50% रशियंस का मानना है कि यूक्रेन के खिलाफ मिलिट्री फोर्स इस्तेमाल करना सही चीज होगी अगर हमें उन्हें नेटो ज्वाइन करने से रोकना है तो। लेकिन 43% रशियंस का मानना है कि अगर हम यूक्रेन को रशिया के साथ रीयूनाइट करवाना चाहते हैं तो मिलिट्री फोर्स उसके लिए इस्तेमाल करना सही चीज नहीं होगी, वो गलत हो। हालांकि 36% रशियंस कहते हैं कि सही होगा, हम जबरदस्ती यूक्रेन को फोर्सफुली रीयूनाइट करा सकते हैं मिलिट्री फोर्स इस्तेमाल करके, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर होता है। 1/3 पॉपुलेशन आपके देश की कहती है कि दूसरे देश पर हमला बोल दो रीयूनिफिकेशन करने के लिए। ये अच्छी चीज नहीं है। ये सुनकर आप समझ सकते हो कि प्रोपेगेंडा से भरे न्यूज चैनल्स कितना इन्फ्लुएंस डालते हैं आम जनता के ऊपर। रशिया में करीब 2/3 लोग न्यूज अपनी टीवी के जरिए देखते हैं, इसलिए उसका इतना इम्पैक्ट उन पर दिखता है। जब गोदी मीडिया यहाँ पर इमेजिनरी खबरें चलाता है कुछ इस तरीके से, मोदी का फैसला मानेंगे पुतिन बाइडेन, मतलब यहाँ पर दूर दूर तक का मोदी का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जबरदस्ती इन्हें यहाँ पर इंक्लूड करना है ताकि तारीफ होती रहे नॉन स्टॉप, और लोग एक्चुअली में इससे प्रभावित भी हो जाते हैं। खैर, अगर वापस रशिया यूक्रेन पर आए तो कहा जा रहा है कि अगर ये इन्वेजन हो जाता है और यहाँ पर जंग छिड़ जाती है तो ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे भयानक जंग होगी यूरोप में। और वर्ल्ड वॉर 2 में जो हुआ था हम सब जानते हैं, कोई भी सेंसिबल इंसान उसका रिपीट नहीं चाहेगा।
अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में और जानना चाहते हैं तो कुकू एफएम पर ये ऑडियो बुक मैं रेकमेंड करूंगा, डिटेल में जाकर सुन सकते हैं उसके बारे में। कुकू एफएम को नहीं जानते, एक बढ़िया ऑडियो लर्निंग का प्लेटफॉर्म है जहां पर ढेर सारी बायोग्राफीज और ऐसी ऑडियो लर्निंग की किताबें आपको मिलेंगी। आमतौर पर इसकी कॉस्ट होती है 399 रुपीज पर ईयर, लेकिन अभी के लिए February 28 तक एक स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है। Feb 50 अगर आप कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे आपको 50% ऑफ मिलेगा, यानी साल भर की कुकू एफएम की कॉस्ट आपके लिए सिर्फ पड़ेगी 199 रुपीज। इनकी पूरी ऑडियो लाइब्रेरी आप एक्सेस कर सकते हैं इस प्राइस में, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। यार ओवरऑल वीडियो मुझे अच्छी लगी, वीडियो का जो ग्राफिक्स था मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा कि यस, इंडियन गवर्नमेंट उस लेवल पे हेल्प नहीं कर पा रही है रशिया के अंदर, यूक्रेन के अंदर जो स्टूडेंट फंसे हुए हैं। क्योंकि जब कल मैंने एक लाइव डिबेट किया था तो वहाँ पे एक व्यक्ति आके जुड़े थे जिनका नाम था चंदन कुमार नाम था, आई गेस इफ आई एम रिमेम्बरिंग इट। वो लुहांग में फंसे हुए थे, उन्होंने बताई थी अपनी टेरिफाइंग स्टोरी कि क्या हो रहा है, कैसे सरकार हमारी हेल्प नहीं कर रही है, कैसे वो फंसे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे लोगों से। एंड इट वाज वेरी वेरी अपसेटिंग एज वेल। अगर आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप लाइव डिबेट जाके देख सकते हो, वहाँ पे एक व्यक्ति होंगे चंदन कुमार नाम के जिन्होंने अपनी स्टोरी बताई थी कि अभी कैसी कंडीशन है, बहुत डरे हुए हैं वो। और गवर्नमेंट या एम्बेसी उतनी ज़्यादा हेल्प नहीं कर रही है। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि आप यूक्रेन बॉर्डर क्रॉस कर दो, हम आपकी हेल्प कर देंगे। उनके कहने का मतलब ये है कि हम बॉर्डर क्रॉस ही कैसे करें, अगर मान लो रास्ते में ही हमारे ऊपर मिसाइल गिर गया, तो बहुत जगह हो रही है, लोगों ने मार दिया, सेपरेटिस्ट ने मार दिया, अलग अलग लोगों ने, तो वो उसकी प्रोटेक्शन कौन लेगा, हम बॉर्डर कैसे क्रॉस करें। तो सरकार को हेल्प करनी चाहिए। And I think our government should come out with some of the better solution to protect our Indian citizen and Indian student who are studying over Ukraine as well. तो ये एक कल हमारे साथ एक्सपीरियंस हुआ था, आप जाके वो देख सकते हैं। मैं वो बिट काट के मैं कोशिश करूँगा डालने की यूट्यूब पे। और ओवरऑल वीडियो अच्छी थी। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता है कि रशिया अपने आप को इतना एक्सपैंड क्यों करना चाहता है। मतलब हर बार कोई ना कोई कंट्री को वो कैप्चर कर लेता है और बड़ा होता जा रहा है यार। मतलब एक कहते हैं ना, कहते हैं अदरक की तरह आदमी बड़ा होता जाता है, कहीं से भी रशिया जो है कहीं से भी कैप्चर कर रहा है, बस कैप्चर कर रहा है। और मैंने शायद सुना था कि उसके ऊपर स्विफ्ट सैंक्शन भी लगने वाला है बहुत जल्द, जो कि बहुत ही बड़ा सैंक्शन लगने वाला होगा, बहुत डेंजरस वाला रशिया के लिए। लेट्स सी क्या होता है। और रशिया ने ये वार्निंग भी दी है कि कोई भी कंट्री हमारे इंटरफेयर में इन्वॉल्व करेगी तो हम उसका कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होंगे। तो इस लिटरली शिट इज़ गोइंग ऑन। मुझे कितने लोगों ने कहा भी था लाइव डिबेट में कि हमें पीओके को कब्जा कर लेना चाहिए और सीपेक को काट देना चाहिए। काफ़ी लोगों ने कहा था लाइव डिबेट में। वो चीज़ थोड़ी अपसर्ट थी, क्योंकि जाहिर सी बात है ये फिर अगर ऐसा हो कि हर कंट्री अपना फ़ायदा उठाने लगेगी, हर किसी को मारने धाड़ने लगेगी। इंडिया का स्टैंड मुझे लगता है बहुत अच्छा है अपनी तरफ से, क्योंकि इंडिया और रशिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही पुराने एलाइज हैं। तो आई गेस इंडिया को रशिया के फेवर में जाना चाहिए। ये भी तो अजीब था कि रशिया ने पहले चाइना को सपोर्ट किया था, इंडिया को नहीं। आई एम प्रीटी श्योर कि अब वो वैसा नहीं करेगा, बट अगेन इट्स अ जियो पॉलिटिक्स, और जियो पॉलिटिक्स में हर चीज़ें बदलती हैं। रशिया कोई हमारा सगा भाई नहीं है। रशिया को अगर फ़ायदा कहीं और दिखेगा तो शायद हो सकता है कि वो इंडिया को डंप कर भी सकता है, क्योंकि देखो जियो पॉलिटिक्स में कोई आपका रिश्तेदार नहीं होता है, ठीक है, ये सिंपल सी बात है। आज हमारे दोस्तों, कल आप ही दुश्मन बन जाओगी। जस्ट लाइक अमेरिका और पाकिस्तान का रिलेशन, स्टार्टिंग में अमेरिका पाकिस्तान का रिलेशन बहुत अच्छा था, बाद में आप जानती हो कि पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशन क्या है, अमेरिका बिल्कुल पसंद नहीं करता पाकिस्तान को। तो जियो पॉलिटिक्स इज़ नेवर रन ऑन द बेस ऑफ इमोशंस। वो चलता है कि आप उसको क्या फ़ायदा दे सकते हो और आप उससे क्या फ़ायदा ले सकते हो, सिंपल सी बात है। इसके बेस पे जियो पॉलिटिक्स चलती है। ओवरऑल वीडियो बहुत अच्छी थी। अगर आपको रशिया के बारे में जानना है, रशिया ऑक्यूपेशन इन यूक्रेन के बारे में जानना है, कैसे लोग सफ़र कर रहे हैं, तो आप मेरी वीडियो वो वाली जाके देख सकते हैं। लाइव डिबेट आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा गहरी नॉलेज आपको देखने को मिलेगी। ओवरऑल अगर आप, मैंने जैसे पहले आपसे कहा था कि प्लीज़ गो एंड सपोर्ट दिस यूट्यूब चैनल नेम बाय अनइरेज क्रू। हमारे इंडिया की एक बहुत अच्छी यूट्यूबर है। अगर आप पाकिस्तानी चैनल देख के थक चुके हैं
ठीक है, और साथ में मुझे भी सपोर्ट कर देना, और नहीं भी करोगे तो चलेगा, बाद में कर देना, मेरी वीडियोस देख लो और बाद में कर देना। चलो फिर मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अपना ध्यान रखें। शुभ रात्रि एंड टेक केयर।